नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 27 फरवरी 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर है, जयशंकर टू विजिट यूएस दिस वीक, यानी कि जो विदेश सचिव एस जयशंकर हैं तो वो इस हफ्ते यूएस जाएंगे। तो उसके पीछे क्या कारण है, अभी आप जानते हैं कि इमिग्रेशन का यानी कि अप्रवासन का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गहरा गया है अमेरिका में। और यूएस ने काफ़ी सारे ऐसे नए कानून बनाने शुरू कर दिए हैं, अर्थात उनके मसौदे तैयार होने लगे हैं, जिनको के आगे लागू करके वो क्या करेंगे कि उन सारे देशों से आने वाले लोगों को रोक देंगे जो वहाँ पर जा कर के नौकरियाँ करते थे, और जिसकी वजह से अमेरिकियों को वहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिल पाती थी। तो है क्या कि अगर ऐसा होता है तो इससे ना सिर्फ भारत का आईटी सेक्टर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा, बल्कि भारत का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग जो कि सपने देखता है अमेरिका जा कर के नौकरी करने के, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हतोत्साहित होगा। और चूँकि क्या है कि हमारे यहाँ पहले से भी काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी है, तो हम काफ़ी ज़्यादा इस फ़ायदे में रहते थे कि हमारे जो ऊपर के कई सारे टॉप टैलेंट होते थे तो वो चले जाते थे अमेरिका इत्यादि। तो हमारे देश में भी क्या होता था कि बहुत सारे लोगों को बहुत सी जॉब्स मिल जाती थी उस वजह से। अब क्या है कि जब वो नहीं जा पाएंगे तो कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हालांकि ब्रेन ड्रेन तो इससे होता था, लेकिन वो रुक जाएगा, यानी कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो ब्रेन ड्रेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था कि हमारे यहाँ के जो बुद्धिमान छात्र थे वो वहाँ चले जाते थे, जिससे कि देश का नुकसान होता था। लेकिन दोस्तों, है क्या कि भले ही वो ब्रेन ड्रेन होता था, उससे बहुत सारा वो डॉलर भेजते थे इस देश को, जिसकी वजह से देश का जो भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो वो बना रहता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या है कि देश में भी बहुत सारे ऐसे छात्र जो कि कई बार नौकरियों से वंचित रह जाते थे, इसलिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको भी कई बार नौकरियां इसलिए मिल जाती हैं क्योंकि हमारे देश के बहुत से लोग बाहर चले जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं आगे चल के उत्पन्न हो सकती हैं भारत में। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो लिखा हुआ है कि जयशंकर इज़ एक्सपेक्टेड टू डिस्कस द वे फॉरवर्ड इन बायलैटरल टाइज, यानी कि इस बात की उम्मीद की जा रही है कि जो बायलैटरल टाइज अर्थात द्विपक्षीय संबंध हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर वो चर्चा करेंगे, इंक्लूडिंग अ पॉसिबल विजिट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू द यूएस इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। और आने वाले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित यूएस यात्रा को लेकर के भी हो सकता है कुछ चर्चा हो। हालांकि आपको ये बता दूं कि दोनों लोगों के बीच अर्थात डोनाल्ड ट्रंप के बीच और नरेंद्र मोदी जी के बीच फ़ोन में तो बातचीत हुई ही थी, और दोनों ने ही एक दूसरे को इनवाइट किया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मोदी जी को विशेष तौर पे कि आप वाशिंगटन आइए। तो अब देखिए वो जा कर के वहाँ मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जब G20 की बैठक होगी जुलाई में, तो वो जर्मनी में होने वाली है, तो वहाँ पर तो उन दोनों को मिलना ही है, क्योंकि वो शिखर सम्मेलन होता है, ठीक, समिट होती है, तो वहाँ पे राष्ट्र प्रमुखों को जाना पड़ता है जो जी ट्वेंटी में है। तो जब वो वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे तो मिलना ही है, लेकिन हो सकता है कि उसके पहले भी मोदी जी का कोई एक प्लान बन जाए डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का। तो देखते हैं क्या होता है। वो तो जयशंकर जी जब वहाँ जा कर के बातचीत कर लेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगी बाकी तस्वीर। तो अगली खबर है दोस्तों, पानीपत टू हैव सेक्स रेशियो मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि पानीपत के पास आगे चल के लिंगानुपात की निगरानी करने वाली प्रणाली होगी। तो दोस्तों, ये कौन सी प्रणाली है, तो दरअसल पे ये एक डिजिटल प्रणाली है, और इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है सेक्स रेशियो मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, ठीक। और इसको किसने बनाया है, इसे बनाया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि एनआईसी ने। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे है। तो पायलट प्रोजेक्ट आप जानते हैं क्या होता है कि पहले उसे एक ज़िले में चलाया जाता है, और उसके बाद अगर वो सफल होता है तो फिर उसको सभी ज़िलों में लागू किया जाता है। तो है क्या कि हरियाणा सरकार ने एक ऑनलाइन सिस्टम पानीपत में लॉन्च किया है, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के अंतर्गत किया गया है। तो इसमें जो है तो कार्य ये किया जाएगा कि सभी गांवों में जितने बच्चे पैदा होते हैं और जो कि मतलब कि अभी काफ़ी कम आयु के हैं, तो आप जानते होंगे कि जो सेक्स रेशियो होता है या लिंगानुपात होता है तो वो कई सारे आयु वर्गों के लिए अलग अलग होता है। तो दोस्तों, इसमें जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ना, यानी कि जो बच्चों का लिंगानुपात है, यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे होते हैं तो उनका जो सेक्स रेशियो है उसका ये लोग आंकड़ा अपने पास रखेंगे। तो है क्या कि गांव-गांव में जो हमारे महिला
और बाल कल्याण विभाग के लोग काम करते हैं और बहुत सारी योजनाएं वो बहुत सारे तंत्र उनके होते हैं, आशा कार्यकर्ता इत्यादि जो कुछ भी हैं। तो इनके माध्यम से वो क्या करेंगे, इनके माध्यम से वो अब एक डाटा इकट्ठा करेंगे और ख़ासकर क्रिटिकल विलेजेस अर्थात ऐसे गांव जहां पर लिंगानुपात की स्थिति बहुत ही ख़राब है, बहुत ही प्रतिकूल है, तो उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा और उनका जो पूरा का पूरा डाटा है तो वो इकट्ठा करके क्या किया जाएगा, उसको विश्लेषित किया जाएगा, देखा जाएगा और उससे क्या होगा कि वो डाटा राज्य के पास भी रहेगा और आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्र को भी उसको देना पड़ेगा। तो है क्या कि अगर ऐसा हो जाता है तो इन्हें पता रहेगा कि किस गांव में कितने बच्चे पैदा हुए और उनको ये भी पता चल जाएगा कि जिस गांव में लड़कियों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम बच्चियां पैदा ही हो रही हैं, तो उससे ये समझ जाएंगे कि जाहिर तौर पे ये जो गांव है तो यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा की जा रही है। अर्थात कन्याओं के पैदा होने की अपनी एक प्राकृतिक दर होती है, ठीक, उससे अगर कम कन्याएं पैदा होती हैं तो जाहिर तौर पे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर उनको पैदा होने से रोका जा रहा है, यानी कि पहले से ही सोनोग्राफी में पता करवा करके उनको भ्रूण में ही मार दिया जा रहा है। तो जब उन गांवों की उनको जानकारी हो जाएगी तो फिर जाहिर तौर पे हो सकता है कि उन पे कुछ कड़ी कार्रवाई की जाए और वहाँ पे कुछ सख्त उपाय किए जाएं इस बात के लिए ताकि जो लिंगानुपात है तो बहुत ज़्यादा प्रतिकूल ना होने पाए। तो अगली खबर है दोस्तों, रेलवेज टू रोल आउट हाई स्पीड इंडिजिनस रेक्स, यानी कि जो रेलवे है, भारतीय रेल है, तो तेज़ गति वाली स्वदेशी डिब्बे या स्वदेशी ट्रेन बनाएगा। तो है क्या दोस्तों कि आपको पता है कि अभी हमारे पास जो ट्रेन होती हैं तो उसमें सामने एक लोकोमोटिव यानी कि एक इंजन लगा रहता है, वही इंजन पूरी ट्रेन को खींचता है, ठीक। लेकिन अगर आपने दिल्ली मेट्रो देखी होगी तो दिल्ली मेट्रो में दरअसल पे कोई अलग से इंजन नहीं होता है जो कि ट्रेन को खींचता है, बल्कि उसके हर डिब्बे में ही एक डायनेमोमीटर लगा होता है। तो क्या होता है कि जब ट्रेन चलती है तो हर डिब्बा अपने आप एक्सेलरेट होता है, यानी कि एक तरीके से समझिए कि हर डिब्बे का अपने पास अपना इंजन होता है। हालांकि इंजन उसको नहीं कहते हैं, क्यों, क्योंकि वो बिजली से चलती है तो और वहाँ पर डायनेमोमीटर लगा होता है जो कि बिजली को क्या करता है, गतिज ऊर्जा में यानी कि काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित कर देता है, जिससे कि मेट्रो आगे बढ़ती है। तो कुछ उसी प्रकार की जो ट्रेनें हैं तो वो बनाने पर विचार किया जा रहा है और उस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है ट्रेन 2018 यानी ट्रेन 2018। और ये कहा जा रहा है कि ये जो ट्रेनें होंगी तो ये अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे पर दौड़ सकेंगी, यानी कि उतनी इनकी क्षमता होगी कि वो इतनी रफ्तार प्राप्त कर सकती हैं। उससे ज़्यादा रफ्तार होने पर दुर्घटना की संभावनाएं हो जाती हैं कई बार, और हमारे पास अभी इतनी तकनीक भी नहीं है कि हम इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार की ट्रेनें अपने से बना सकें। बाहर से तो हम बुलेट ट्रेन के लिए बात कर रहे हैं कि कोई टेक्नोलॉजी दे दे हमें, वो जापान दे दे, चीन दे दे, हालांकि दोनों देने को तैयार हैं लेकिन अब उसमें सहमति जापान के साथ बनी है। अब ये है कि खुद अपनी जो स्वदेशी तकनीक है तो भारत उसको लगातार विकसित करने की कोशिश करता आ रहा है। अभी तक बहुत ज़्यादा भले ही सफलता नहीं प्राप्त हुई हो, लेकिन फिर भी अभी ये देखा जा रहा है कि जब से बजट का सॉरी जब हाँ जब से रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया है तब से ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो रेलवे की प्रणाली है तो उसमें भारत सरकार एक क्रांतिकारी परिवर्तन चाहती है और जो एक पुराना ढर्रा चला आ रहा था रेलवे डिपार्टमेंट का उसको वो बदलना चाहती है। तो अब देखिए कि आगे चल के ये कितनी सक्सेसफुल होती है। तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसके जो सारे के सारे डिब्बे होंगे तो फुली एसी होंगे और इसमें बायो टॉयलेट्स लगे होंगे। तो बायो टॉयलेट्स का क्वेश्चन पूछ लिया था, पिछले साल ही पूछा था कि बायो टॉयलेट्स क्या होता है, तो 3-4 स्टेटमेंट उसने दे दिए थे। तो भारतीय रेल की जो एक शाखा उपक्रम है उसका नाम है आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को ही इसे बनाना है। तो है क्या कि अभी इसके लिए इन्होंने एक वैश्विक टेंडर जारी किया है, यानी कि एक वैश्विक निविदा जारी की है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये 200 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट उसी विदेशी कंपनी को दिया जाएगा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत इसको बनाएगा। यानी कि जब वो उस डब्बे को बनाएंगे आईसीएफ के साथ मिलके तो वो उस तकनीक को भी आईसीएफ को देंगे, जिससे कि आगे चल करके उन्हें उन विदेशी लोगों की ज़रूरत नहीं रहेगी और आईसीएफ अपने से ही आगे चल के वो डिब्बे खुद बना सकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी तकनीक अब उसके पास आ चुकी होगी।
तो है क्या कि अब देखते हैं कि कौन इसमें बिडिंग में हिस्सा लेता है, मतलब कि कौन ठेके में हिस्सा लेता है, कौन लेता है ठेका। जब लेगा कोई तो ज़ाहिर तौर पे उसको अपनी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगली खबर है पीपल शेडिंग हार्ड कैश माइंडसेट, यानी कि मोदी जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोग हार्ड कैश माइंडसेट को अब छोड़ रहे हैं, यानी कि जो हार्ड कैश होता है, जो नकदी होती है, तो अब उसकी मानसिकता से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा बातचीत करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये कल मन की बात प्रोग्राम आया था, उसी के कुछ अंशों को यहाँ पे उन्होंने छापा हुआ है। तो दोस्तों मन की बात सुनना आपके लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है, फिर से बता रहा हूँ अनिवार्य है, ये आपको सुनना ही है। यानी कि जितने भी मन की बात आते हैं मोदी जी के, वो आपको सुनना है, क्योंकि इनके हर मन की बात में इनकी 2-4 योजनाओं के बारे में कुछ ना कुछ पता चल जाता है, और नहीं भी पता चले तो कुछ वो ऐसी बात कर जाते हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भले नहीं तो मेंस के लिहाज से कहीं ना कहीं आपके लिए आवश्यक होगा जानना, क्योंकि एक प्रकार का उनका जो विज़न होता है तो वो वहाँ पे आकर के बताते हैं, और योजनाएं भी कई बार बता देते हैं कई सारी की कौन कौन सी योजनाएं शुरू करने वाले हैं। और उसके अलावा वो जिन टॉपिक को कवर करते हैं, जिन विषयों को कवर करते हैं ना अपनी मन की बात में, तो वो विषय महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी कि आप समझ लीजिए कि उनसे सवाल बनने की संभावना ज़्यादा होती है। यानी कि भले ही उन्होंने जो कहा तो उससे सीधा सवाल ना बने, लेकिन उस विषय से सवाल बन सकता है जिसके बारे में वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक, तो मन की बात आप ज़रूर सुनिए। तो ये सब जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो इससे कहीं ज़्यादा बृहद विस्तार में वहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा, और हिंदी में रहता है यार तो बहुत आसान है आपके लिए। ये बहुत ही कम होता है कि देश का कोई एक नेता हिंदी भाषा में इतना सब कुछ बोल रहा हो, अभी तक तो नहीं होता था। तो आपको तो सुनना ही चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं मन की बात सुनने में। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज पे आते हैं तो लिखा हुआ है डेमोक्रेट्स चूज थॉमस पेरीज एज चेयर, यानी कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है यूएसए की, तो उसने थॉमस पेरीज को अपना अध्यक्ष चुन लिया है। तो है क्या कि अभी आपने देखा कि हिलेरी क्लिंटन बुरी तरीके से हार गई, जिसके बाद वहाँ पर ये चर्चा चली कि अब आगे चल के पार्टी में कौन रिवाइवल कर सकता है, अर्थात कौन पार्टी को अब आगे चल के इतना मजबूत बना सकता है कि वो अगला चुनाव जीत जाए। तो अब इनको बनाया गया है थॉमस पेरीज साहब को। तो देखिए अब ज़ाहिर तौर पे ये कोशिश करेंगे अपने कुछ ना कुछ अगला चुनाव जीतने के लिए। तो है क्या दोस्तों, अगली खबर है ईरान से। दो खबरें हैं दरअसल पे, एक एक करके बताता हूँ। रूहानी टू रन फॉर अ सेकंड टर्म, यानी कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, हसन रूहानी, तो वो फिर से दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी इन्होंने उसकी खुद घोषणा नहीं की है, उनके जो उपराष्ट्रपति साहब हैं उन्होंने अभी एक न्यूज़ एजेंसी को इसके बारे में बताया। तो ईरान में 19 मई को चुनाव होने हैं, तो ये बात लगभग स्पष्ट हो चुकी है कि हसन रूहानी साहब फिर से इस बार चुनाव लड़ेंगे। अगली खबर दोस्तों है ईरान बिगिंस एनुअल ड्रिल नियर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, यानी हार्मुज जल संधि के निकट ईरान ने अपनी एक वार्षिक ड्रिल, अपना एक वार्षिक अभ्यास शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये ईरान की नेवी का एक अभ्यास है जो कि हार्मुज जल संधि के निकट हो रहा है। तो आपको देखना है कि हार्मुज जल संधि कहाँ है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान है। क्यों? क्योंकि फारस की खाड़ी में घुसने का दरवाज़ा ही हार्मुज की जल संधि है। ठीक, तो हार्मुज की जल संधि आपको ज़रूर देखना चाहिए कहाँ पर है, कौन कौन से देशों का वहाँ पे क्षेत्र आता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आमतौर पे बनते हैं। तो आपको नहीं पता होगा कि जहाँ पे हार्मुज की जल संधि है तो वहाँ पर ओमान का भी एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक, यानी कि वो जो एक टिप है जो कि यूएई के ऊपर है, तो वो ओमान का हिस्सा है। और ऐसे ही छोटे छोटे सवाल अक्सर यूपीएससी पूछ लेता है जिनको लोग नहीं देखते हैं। तो अभी एकदम नक्शा खोल के देखिएगा कि ओमान का जो हिस्सा है यूएई की टिप पर, तो वो कहाँ पर है हार्मुज की जल संधि में। ठीक, और हार्मुज की जल संधि जो है तो फारस की खाड़ी का दरवाज़ा है। इसके अलावा जहाँ पे हार्मुज की जल संधि है वहाँ पे एक छोटा सा द्वीप भी है, उसका नाम है केश्म। ठीक, तो ऐसा आ जाता है, एक बार सकरोत्रा नाम के द्वीप के बारे में पूछ लिया था जो कि कहाँ पे है, वो अदन की खाड़ी में है। बहुत ही छोटा द्वीप है, मतलब कि कोई कभी देखा भी नहीं होगा, पर यूपीएससी ने पूछ लिया था। तो केश्म द्वीप को भी आप देख के रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेवी की एक्सरसाइज हो रही है तो इसके बारे में ये कहना था वहाँ के एक नेवल ऑफिसर का कि तकरीबन 20 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में, जो कि ओमान की खाड़ी यानी ओमान सागर और हिंद महासागर में पड़ता है, तो वहाँ पे ईरानियन वारशिप जो हैं तो लगातार अभ्यास कर रहे हैं।
तो ये तो ऐसे भी आमतौर पे एक रूटीन अभ्यास होता है, सभी नेवीज़ करती हैं, भारत की भी नौसेना करती है, अमेरिका की भी करती हैं, कई बार जॉइंट एक्सरसाइज यानी संयुक्त अभ्यास भी होते हैं। तो संयुक्त रूप से वो लोग वहाँ पे एक क्षेत्र ढूंढ करके समंदर में वहाँ पे संयुक्त युद्धाभ्यास करते हैं। तो ये तो आमतौर पे होता ही है, सभी करते हैं। और युद्धाभ्यास से याद आया कि भारत के जितने भी संयुक्त युद्धाभ्यास यानी कि जितने भी जॉइंट एक्सरसाइज हैं, तो उन सबको पढ़ के रखिएगा कि चीन के साथ वाले का क्या नाम है, यूएसए के साथ वाले का क्या नाम है, रूस के साथ वाले का क्या नाम है, ठीक, नेपाल के साथ वाले का क्या नाम है, क्योंकि भारत बहुत सारे देशों के साथ युद्धाभ्यास करता है। तो आपको याद रखना है कि किस युद्धाभ्यास का क्या नाम है, क्योंकि इसमें एक जोड़ी आ सकती है। अगला है कि चाइनाज नेबरिंग बेस इन जिबूती वरीज यूएस, यानी कि जिबूती में चीन का एक बेस बनने से यूएस चिंतित है। तो दोस्तों जिबूती कहाँ पे है, तो ये भी आप देख लीजिएगा कि जिबूती ठीक वहाँ पर है जहाँ पे अदन की खाड़ी और लाल सागर आपस में मिलते हैं, और वहाँ पे एक जल संधि है, एक स्ट्रेट है, उसका क्या नाम है, बाबल मंडेब। तो ठीक जहाँ पे बाबल मंडेब है वहीं पर जिबूती स्थित है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, आज बहुत सारी जियोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप अगर नक्शा देख रहे हो तो बहुत स्पष्ट तो नहीं दिख रहा होगा, फिर भी आपको दिख रहा होगा कि ये एक छोटी सी स्ट्रेट जलसंधि बनी हुई है, और ये यहीं पर एक जिबूती नाम का एक छोटा सा देश है, ठीक। तो जिबूती देश है, इसकी राजधानी का नाम भी जिबूती ही है। और जिबूती महत्वपूर्ण क्योंकि ये लाल सागर का दरवाज़ा कहलाता है, यानी कि अगर आपको लाल सागर में घुस करके उधर स्वेज नहर तक जाना है तो यहीं से होकर के जाना पड़ेगा, बाबल मंडेब की जलसंधि से ही, जो कि जिबूती के ठीक बगल में स्थित है। तो है क्या दोस्तों कि जिबूती इसी वजह से, अपनी स्थिति की वजह से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक रणनीतिक स्थान हो जाता है। तो अमेरिका ने क्या किया हुआ था, यहाँ पे अपना एक सैन्य अड्डा, अपना एक आर्मी बेस बनाया हुआ था। अब है क्या कि चीन ने भी जिबूती में ठीक वहीं पर एक अपना भी नेवल बेस बना लिया है जहाँ पे यूएसए का था, यानी कि यूएसए का जहाँ पे था ठीक उसके पास में, बहुत दूर नहीं, ठीक उसके पास में ही उन्होंने अपना एक बना लिया है। अब है क्या कि यूएस इस बात से चिंतित हो गया है कि अभी यहाँ पर हम इकलौते रूप से बादशाह थे, यानी कि इस पूरे इलाके में हमारी बादशाहत चलती थी, और इस बेस कैंप का हम उपयोग पूरे मिडिल ईस्ट के बेस कैंप के रूप में भी किया करते थे। लेकिन हो सकता है कि आगे चल के अगर यूएसए और चीन के बीच तनाव होता है तो चीन यहाँ पर यूएसए की गतिविधियों में अड़ंगा डाले, और डालेगा ही डालेगा। तो इसलिए यूएस थोड़ा सा चिंतित है, और ये भी समझ रहा है कि चीन इसीलिए इतना अपने आप को बढ़ा रहा है, फैला रहा है, ताकि आगे चल के अगर यूएसए से उसका तनाव होता है तो यूएसए के ऊपर दबाव बनाने के लिए उसके पास पर्याप्त रूप से उपकरण मौजूद हों। तो उपकरण का मतलब ये है कि पर्याप्त रूप से ऐसी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स मौजूद हों कि वो यूएस को वहाँ पर दबा सके या कि कुछ भी करवाने के लिए मजबूर कर सके। तो दोस्तों जो यूएस का कैंप है उसका नाम क्या है, उसका नाम है लेमोनियर। तो याद रखिएगा कि लेमोनियर कैंप का कौन किस का है। तो ये यूएस का कैंप है कहाँ पर, जिबूती में, ठीक। और आपको बता दूं कि यहाँ पर हर वक्त 4000 यूएस के सिपाही बने रहते हैं, और ये जो पॉइंट है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत सारे हाईली सिक्रेटिव मिशन यानी कि अत्यंत गोपनीय मिशनों में, और उसमें क्या क्या समाहित है, टारगेटेड ड्रोन किलिंग्स इन वेस्ट एशिया एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का इलाका है यानी कि सोमालिया इत्यादि का इलाका है, और साथ ही साथ जो पश्चिमी एशिया का इलाका है, तो वहाँ पे जो ड्रोन से हमले होते हैं तो दरअसल पे उन सबको यहीं से भेजा जाता है और यहीं से उनको नियंत्रित भी किया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो यमन में पूरी कार्रवाई हुई थी तो उसमें भी जो सहयोग यूएस की तरफ से मिला था सऊदी अरब को, तो इसी बेस कैंप के माध्यम से मिला था। तो ये जो पूरा इलाका है तो यूएस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि आपको बता दूं कि ये इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है तो वहीं पे ठीक सोमालिया है, ठीक। और सोमालिया में कौन रहते हैं, सोमालिया में रहते हैं समुद्री लुटेरे। तो सोमालिया के समुद्री लुटेरे पूरी दुनिया में कुख्यात हैं और ये कई सारे जहाज़ों को लूट चुके हैं। इसलिए अब क्या है कि वहाँ से जहाँ से बाबल मंडेब जलसंधि होकर के निकलती है तो उस पूरे इलाके में
बहुत लंबे दूरी तक नौसेना का एक जमावड़ा लगा रहता है, और उसमें आमतौर पे सभी की अलग अलग ड्यूटी लगी रहती है। तो कई बार भारत की नौसेना भी वहाँ पे जाती है, अमेरिका की तो जमी ही रहती है, और चीन की भी लगातार वहीं पर जमी हुई है। तो इनका जो मुख्य काम होता है वो होता है उन व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा करना जिनको कि सोमालिया के समुद्री लुटेरे लूट लिया करते हैं। तो आतंक बहुत है सोमालिया के समुद्री लुटेरों का वहाँ पे। तो इस वजह से जहाज़ों को सुरक्षा देने के लिए तो नेवी की आवश्यकता हमेशा से वहाँ पर रही ही थी, ठीक। लेकिन उस आवश्यकता को आगे चल के अनिवार्यता बनाते हुए वहाँ पे बेस कैंप जो यूएस ने बनाया, तो उससे एक होड़ लग गई है उस पूरे इलाके में अपना अपना बेस कैंप बनाने की। तो चूंकि अब जिबूती में तो अमेरिका और चीन के बन गए, अब भारत को वहाँ पे कोई ऐसा स्थान नहीं मिल रहा है, इसलिए भारत वहाँ से थोड़ी दूर क्या कहें, बहुत दूर हिंद महासागर में मॉरिशस में अपना एक बेस बनाने का सोच रहा है। तो अब देखिए कि आगे चल के क्या होता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि यूएस इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज़ हुआ था जब जिबूती ने चीन को वहाँ पर 10 वर्ष के लिए बेस कैंप बनाने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन जिबूती भी क्या करता, क्योंकि चीन ने उसको बहुत सारा लोन दे के रखा हुआ है, ठीक। और दूसरी बात क्या है कि चीन वहाँ पर अपना बेस बनाने के लिए हर साल $20 मिलियन जिबूती को देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, $1 बिलियन या कि उससे ज़्यादा की जो रकम है, तो उससे वो क्या कर रहा है, उससे वो जिबूती में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, ठीक, बंदरगाह बना रहा है, और इथियोपिया से जिबूती तक एक पाइपलाइन बिछा रहा है जिसके माध्यम से जिबूती को पानी पहुंचाया जाएगा। क्योंकि जो जिबूती है तो वो एक मरुस्थलीय इलाका है, यानी कि वहाँ पे पीने लायक पानी की बड़ी कमी रहती है। तो ये सारी जब सुविधाएं चीन उसके लिए करके देगा, तो जाहिर तौर पे चीन के लिए भी तो उसको कुछ करना पड़ेगा ना, फ्री में थोड़ी कुछ होता है। तो वही है कि अब मजबूरी अमेरिका समझता है जिबूती की, लेकिन अब क्या करे, अब जो स्थिति बनी है तो उस हिसाब से तो अमेरिका को चलना ही पड़ेगा। तो अगली खबर है दोस्तों, सेबी फॉर ओवरहॉल ऑफ बोर्ड गवर्नेंस। तो है क्या कि सेबी जो है, तो बोर्ड की जो एक शासन प्रणाली है, यानी कि बोर्ड की जो कार्य प्रणाली होती है, तो उसको बदलेगा। तो ये कहेंगे बोर्ड क्या है, तो ये कंपनी के बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि कंपनी अधिनियम है, तो कंपनी अधिनियम ये कहता है कि जैसे ही कोई भी एक कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होगी, तो अपना उसका एक बोर्ड होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा, ठीक। और वो जो बोर्ड होगा तो वही तय करेगा कि कंपनी के सारे निर्णय किस प्रकार से लिए जाएंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो कंपनी का बोर्ड होता है, कई बार क्या ऐसा निश्चित तौर पे ही होता है, वो बोर्ड जो होगा तो उसमें न्यूनतम 8 लोग होंगे, 8 सदस्य से कम नहीं होंगे। और इतना ही नहीं, उसमें एक महिला सदस्य का होना भी अनिवार्य है। हालांकि उसमें बदमाशी ये करते हैं लोग कि महिला सदस्य को अलग से कोई एक कार्य कुशल महिला को ना लेकर के अपने परिवार की किसी महिला को वहाँ पे वो लोग रख देते हैं, और उनसे हस्ताक्षर करवा करके मतलब एक तरीके से खाना पूर्ति करते हैं। तो है क्या कि इन सब चीज़ों को सेबी लगातार देखता रहा है, और उसके बाद उसने कहा है कि हम उसमें थोड़ा सा आगे चल के परिवर्तन करेंगे। हालांकि महिलाओं वाला मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण सेबी के लिए नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा था तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले, ठीक। तो दो महत्वपूर्ण चीज़ जो कि अभी महत्वपूर्ण है सेबी के लिए, और उस हिसाब से जो परिवर्तन करना चाहता है, तो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं। पहली तो है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो डायरेक्टर हैं तो उनकी नियुक्ति और उनकी पदच्युति, उनको हटाने के लिए जो कोई प्रक्रियाएं हैं तो उनके बारे में विचार करना कि उसको थोड़ा सा बदला जाए। क्योंकि होता क्या है कि अक्सर लोग अपने अपने हिसाब से कंपनी में जिनका प्रभाव ज़्यादा होता है, तो वो किसी को भी नियुक्त करवा लेते हैं, किसी को भी हटवा देते हैं, ठीक। और इससे कई बार क्या होता है कि कंपनियों के अंदर विवाद पैदा होता है और लोग एनसीएलटी पहुंचते हैं। इसके अलावा द वे बोर्ड्स ऑफ लिस्टेड फर्म डिस्चार्ज देयर ड्यूटी, और जो लिस्टेड कंपनियां हैं तो उनके बोर्ड किस प्रकार से अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को निभाते हैं, तो उसके संबंध में। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो कंपनियों की ऑडिट समितियां हैं तो उनको भविष्य में आने वाले रिस्कों के संबंध में ज़्यादा मजबूत बनाना है। यानी कि होता क्या है कि जो ऑडिट कमेटी होती है कंपनी की, तो अक्सर उसको इस बात के लिए दबाव डाला जाता है कि जो फ्यूचर रिस्क हैं उसके बारे में कोई ज़्यादा ऑडिट ना करे। तो होता क्या है कि इससे बहुत सारी
सारी कंपनियां उस पर ऑडिट नहीं करवाती हैं तो निवेशकों को नहीं पता चल पाता है कि कंपनियों में भविष्य में क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं। तो निवेशकों को जब नहीं पता है क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं तो वो तो बेचारे निवेश करते रहते हैं, बाद में कंपनियां घाटा खा जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि यार हमको बताओ, इस चीज़ की जानकारी नहीं दी गई थी ऑडिट में कि ऐसा ऐसा कुछ है, अगर दे दी जाती तो हम पैसा नहीं लगाते। तो है क्या कि ये सारी जो चीज़ें हैं तो इसको सेबी अब परिवर्तित करना चाहता है, तो इसलिए उसने ऐसा कहा है। तो है क्या कि जो उसने अभी कहा वो ये कहा कि हम चाहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो गाइडेंस हैं तो वो उस हिसाब से चले, मतलब भारत की कंपनियां भी उन मानकों को, उन नियमों को अपना लें जिस नियम से अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कंपनियां चलती हैं, ठीक। लेकिन अगर वो नहीं अपनाते हैं तब फिर हमको ज़बरदस्ती एक रूल बनाना पड़ेगा, एक सख्त कानून इस पे बनाना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा, और फिर हम उसको आपके ऊपर थोप देंगे, फिर तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अभी आप वॉलंटरली यानी कि स्वेच्छा से ही सभी अपने से सुधर जाएं, वरना अगर आप नहीं सुधरते हैं तो आपको सुधारने के लिए तो फिर कुछ कठोर एक्शन लेना पड़ेगा। तो लाइफ वाले पेज में है अ डिजिटल आर्काइव फॉर राष्ट्रपति भवन, यानी कि राष्ट्रपति भवन के लिए एक डिजिटल आर्काइव बनेगी। तो दोस्तों जो आर्काइव होता है तो एक प्रकार का समझिए कि संग्रहालय या कुछ ऐसा जहाँ पर जो पुराने समय की यादगार चीज़ें हैं तो उनको इकट्ठा करके रखा जाता है। तो आमतौर पे आर्काइव वो होता है कि जहाँ पे बहुत से जो पुराने दस्तावेज हैं उनको जहाँ इकट्ठा करके रखा जाता है उनको आर्काइव कहते हैं। तो पुराने दस्तावेजों का जो समूह है वही आर्काइव कहलाता है। तो आप आमतौर पे गए होंगे बहुत सारे सरकारी भवनों में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ फाइल की फाइल भरी पड़ी होती हैं पिछले 30 40 50 साल की, तो वो उनका आर्काइव कहलाता है, ठीक। तो है क्या कि ऐसे ही जो राष्ट्रपति भवन है तो राष्ट्रपति भवन के संबंध में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, बहुत सारी काम की जो जानकारियां हैं तो वो लिखी गई हैं। लेकिन है क्या कि वो सारी पुस्तकें उपलब्ध नहीं है सभी को, क्योंकि वो तो हर जगह एक तो बाज़ार में मिलती नहीं है, दूसरी बात वो हर जगह की लाइब्रेरियों में है नहीं। तो अब उन सभी को ऑनलाइन डालने के लिए अब सहपीडिया नाम का एक ओपन इंटरनेट रिसोर्स है, यानी कि जैसे कि विकिपीडिया है तो वैसे ही सहपीडिया है। तो सहपीडिया पूछ सकता है, तो ये भारत सरकार का है, ठीक। तो अब इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें अब सारी की सारी राष्ट्रपति भवन से संबंधित जानकारी को अपलोड कर दिया जाएगा, तो कोई भी वहाँ जाके उसको देख सकेगा। तो है क्या कि राष्ट्रपति भवन के संबंध में जितने विषय विभिन्न प्रकार की किताबें लिखी गई हैं तो उन सभी को 11 वॉल्यूम में कंपाइल करके संकलित करके उसमें क्या किया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। तो अब है क्या कि ये थोड़ा बहुत जानना आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि ये पूछ सकता है कि अभी किसके लिए आर्काइव की स्थापना की गई है। और बाकी इसमें बहुत ज़्यादा जानने के लिए अन्य कुछ नहीं है, सिर्फ सहपीडिया जान लीजिएगा कि सहपीडिया क्या है, ठीक। और अगली खबर ये है कि फर्स्ट रोबोट टेबल टेनिस ट्यूटर सेट्स गिनीज रिकॉर्ड, यानी कि दुनिया का पहला एक रोबोट जो कि टेबल टेनिस सिखाएगा तो उसने गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। तो यहाँ पे ये एक जापानी रोबोट है जो कि क्या करता है, जो कि टेनिस ट्यूटर का, टेबल टेनिस ट्यूटर का, यानी कि टेबल टेनिस सिखाने वाले का कार्य करता है, यानी कि टेबल टेनिस सिखाता है। तो बाकी हमको लेना देना नहीं है, इसका नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका नाम है फॉर फ्यूज, ठीक। फ्यूचर ओमरॉन रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी फॉर एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटी ऑफ हार्मोनाइज्ड ऑटोमेशन विथ सिनिक थ्योरेटिक्स, ठीक। तो पूरे नाम की आपको ज़रूरत नहीं है, तो यही पूछेगा कि फॉर फ्यूज़ क्या है। तो फॉर फ्यूज़ क्या है, तो ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, हो सकता है कि आप वहाँ पे लटक जाएं। ऐसे पूछ लिया था प्रोजेक्ट लून क्या है, ठीक, GL10 क्या है। तो ये सवाल दरअसल पे दोस्तों बड़े आसान होते हैं, इनसे आसान कुछ सवाल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने सुना नहीं है इनके बारे में तब फिर ये इनसे ज़्यादा कठिन सवाल भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बारे में अंदाज़ा लगाना लगभग लगभग असंभव टाइप का हो जाता है, क्योंकि आपको तो कुछ अता पता ही नहीं होता कि ये कहाँ था क्या था। तो अगर आप एक बार सुने हुए हैं कि फॉर फ्यूज़ क्या है, ये एक प्रकार का इंटेलिजेंट रोबोट है, तो आपको अपने आप वहाँ पे ध्यान आ जाएगा कि हमने रोबोटिक्स से संबंध में फॉर फ्यूज़ का नाम सुना था, तो ऐसा वहाँ पे एक ही ऑप्शन होगा, तो आप तुरंत उसको लगा सकते हैं। और अगर आपने नहीं सुना है तो आपको कभी नहीं वो पता चलेगा। जैसे कि प्रोजेक्ट लून जो था तो
वो बहुत आसान था, मतलब कि उसमें चारों ऑप्शन ऐसे थे कि जिसको भी थोड़ा सा पता होता कि इंटरनेट से संबंधित है तो तुरंत उसको लगा देता। और ऐसे ही जो GL10 था तो वो भी अगर किसी को थोड़ा सा ही पता होता, सुना होता है एक बार कि ये नासा से संबंधित है, तुरंत उसको सही कर लेता। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें छपती हैं तो आप उनको ध्यान हमेशा देते रहिए। तो दोस्तों कल के अखबार में कुछ चीज़ें छूट गई थी, खासकर जो बिजनेस वाला पेज था वो छूट गया था, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो उसमें पहली खबर है कि टी बोर्ड रिवाइजेस इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि जो चाय बोर्ड है तो उसने इंश्योरेंस स्कीम को रिवाइज किया है। तो जो इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है तो वो ये किया गया है कि एज अगेंस्ट द अर्लियर 10% द कवर वुड कम इन फोर्स ओनली व्हेन द लॉस इज 15%। यानी कि अभी तक अगर चाय की फसल किसी भी प्राकृतिक कारण से 10% तक ख़राब हो जाती थी तो उनको अपना बीमे का रकम मिल जाता था, लेकिन अब वो 15% के ख़राब होने पर ही मिलेगा। यानी कि जहाँ पर पहले 10% ख़राब हो जाने पे ही मिल जाती थी इंश्योरेंस की रकम, अब वो 15% के ख़राब होने पर मिलेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। ठीक, तो है क्या दोस्तों कि ये जो इंश्योरेंस स्कीम होती है किस लिए होती है? चाय वालों के लिए, जो चाय उगाते हैं उनके लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो मौसम होता है वो उतना अनुकूल नहीं होता है। तो जब वो अनुकूल नहीं होता है तो चाय की फसल कई बार ख़राब हो जाती है, कई बार कीड़े इत्यादि ऐसे लग जाते हैं जो कि चाय की फसल को ख़राब कर देते हैं। तो ऐसे में जब फसल ख़राब हो जाती है तो उनको इंश्योरेंस के तहत उनको उनकी क्षतिपूर्ति के लिए कुछ पैसा दिया जाता है। ठीक, तो दूसरी एक महत्वपूर्ण खबर है कि लो कॉस्ट सोलर इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना हर्टिंग सेंटर्स मेक इन इंडिया मिशन, यानी कि बहुत कम कीमत वाले जो सोलर पैनल हैं तो उनके आयात के कारण भारत का जो मेक इन इंडिया मिशन है तो उसको काफ़ी ज़्यादा झटका लग रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अभी एक रीवा में पावर प्लांट लगा है, सोलर पावर प्लांट, जिसकी की बहुत ज़्यादा क्षमता है, लेकिन वहाँ पे जो टैरिफ तय की गई है, अर्थात कि वो रकम जिसमें कि प्रति यूनिट बिजली उन प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा सरकारी विद्युत विभागों को बेची जाएगी, जो कि 2 रुपये 97 पैसे मात्र है। ठीक, अब देखिए दोस्तों कि इतनी कम कीमत में अगर वो लोग बेच रहे हैं ये बिजली, तो जाहिर तौर पे वो ये भी चाहेंगे कि उनकी लागत कम से कम आए। जब लागत कम आएगी तभी तो इतनी कम कीमत पे वो बेच पाएंगे, तभी तो उसमें से कुछ प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो है क्या दोस्तों कि लागत तो तभी कम आएगी जबकि जो सोलर पैनल्स हैं वो कम से कम कीमत में ख़रीदे जाएं। ठीक, क्योंकि उन्होंने आगे के 25 साल तक क्या कहा है कि आगे के 25 साल तक भी वो 3 रुपये 27 पैसे के आसपास तक ही अपनी टैरिफ को बढ़ाएंगे। ठीक, तो अब इतनी कम जब टैरिफ रहेगी और आगे के 25 साल तक उनको और भी बहुत सारे सोलर पैनल्स लेने पड़ेंगे, तो वो भारत से तो नहीं खरीदेंगे, जो भारतीय कंपनी है तो उनसे तो नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पैनल काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। जो चीनी पैनल हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। अब है क्या कि चीनी पैनल सस्ता होने की वजह से कंपनियां तो उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़रीद रही हैं, लेकिन उससे जो भारतीय पैनल बनाने वाले हैं उनको नुकसान हो रहा है। और जो मेक इन इंडिया का पूरा एक सपना था कि भारत में बनी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके ऊपर एक कुठाराघात हो रहा है। अब हालांकि ऐसा नहीं था कि जब ये बिडिंग हो रही थी, रिवर्स बिडिंग जब हो रही थी, तब सरकार को पता नहीं था इस बारे में। सरकार जानती थी, लेकिन सरकार के पास देखिए अब दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि या तो वो मजबूर करें कंपनियों को कि वो चाइनीज़ पैनल, वो इंडियन पैनल ही खरीदें। ठीक, जिससे कि मेक इन इंडिया बढ़े, भारतीय कंपनियों को फ़ायदा हो, जिससे कि भारतीयों को रोज़गार मिले उन कंपनियों में। ठीक, जो कि सोलर पैनल बनाती हैं उन कंपनियों में भारतीयों को रोज़गार मिले, इसलिए तो मेक इन इंडिया मिशन चलाया जा रहा है। तो या तो वो ज़बरदस्ती करें, लेकिन अगर वो ऐसा करती हैं तो तुरंत क्या होगा, जो पूरी लागत है प्लांट बनाने की वो बढ़ जाएगी। अब जब लागत बढ़ जाएगी तो बिजली कीमत बढ़ जाएगी, तो जो 2 रुपये 97 पैसे है तो 3 रुपये 97 पैसे या 4 रुपये भी पहुंच सकता है। तो है क्या कि एक तरफ तो सरकार को ये भी देखना है कि कम से कम कीमत में सरकारी विद्युत विभागों को बिजली प्राप्त हो। ठीक, और दूसरा ये भी देखना है कि मेक इन इंडिया भी चले। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कहते हैं ना कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि ऐसा काम है कि आप उसमें से एक को ही चुन सकते हैं। या तो आप मेक इन इंडिया को चुन लीजिए लेकिन तब बिजली महंगी हो जाएगी, या कि फिर आप बिजली सस्ती चुन लीजिए, तब फिर आपका मेक इन इंडिया पीछे हो जाएगा। क्यों? तब फिर आपको चीन से ही वो आयात करके पैनल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इंडियन पैनल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। अब चीन के पैनल क्यों सस्ते हैं? क्योंकि चीन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाता है, तो मास प्रोडक्शन इसे बोलते हैं। यानी कि अगर आप कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे तो उसमें प्रति इकाई की जो कीमत है, पर यूनिट की जो कीमत
है वो कम हो जाती है। तो यही वजह है कि जो चीन है तो इस मामले में सारी दुनिया में इस समय सबसे आगे चल रहा है। तो अगली खबर है कि इंडिया जर्मनी रेटिफाई सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, यानी कि भारत और जर्मनी ने एक सोशल सिक्योरिटी समझौते को मान्यता दे दी है। तो सोशल सिक्योरिटी क्या होता है दोस्तों? सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा। तो ये मुख्य रूप से पेंशन इत्यादि से संबंधित होती है। जब भी आपको कहीं सोशल सिक्योरिटी जैसा शब्द मिले तो आप समझ लीजिएगा कि ये एक प्रकार की पेंशन से संबंधित है। अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अपने भविष्य के लिए कुछ संचित करना चाहता है, या कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कि सरकार किसी रूप से मदद कर रही है, तो वो सब कुछ सोशल सिक्योरिटी में आता है। ठीक, तो जैसे कि जो कोई भी पेंशन योजना है, चाहे बूढ़ों के लिए पेंशन योजना हो, या कि फिर आप जो अपना काम कर रहे हैं जॉब, तो उसमें ही अगर आपको आगे चल के पेंशन मिलने वाली हो, तो ये जो सारी योजनाएं हैं, भविष्य की जो योजनाएं हैं, तो उसको सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक, तो ये कहा गया है कि जो ये सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट एसएसए होगा, तो वो 2008 में जो सोशल से इंश्योरेंस पैक्ट हुआ था, तो उसके प्रावधानों को इंटीग्रेट करेगा, यानी कि समाकलित करेगा। तो इसमें ये कहा गया है कि जो डिटैच्ड वर्कर्स हैं, यानी कि ऐसे कामगार जो कि डिटैच हो चुके हैं, मतलब कि अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में काम करते हैं, या कि फिर वहाँ से काम छोड़कर फिर अपने देश में चले जाते हैं, तो यहाँ पर ये उनको कहा गया है कि अब वो उनमें से किसी भी देश में अपनी जो सोशल सिक्योरिटी यानी कि अपने जो पेंशन फंड का पैसा है, तो किसी भी देश में वो रख सकते हैं। ठीक, तो इसमें कोई कानून ऐसा रहा होगा जो कि पहले उनको मजबूर करता रहा होगा कि वो कहीं एक ही जगह पर रख सकते हैं, तो अब वो कहीं पर भी रख सकते हैं। तो हालांकि हमारे लिए कोई खास महत्वपूर्ण खबर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हो गया, मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो पूरा का पूरा अनुवाद है तो वो समाप्त होता है। कल का भी जो छूट गया था उसको कवर कर लिया है मैंने। यहाँ पे एक छोटी सी खबर और है, डुअल कंट्रोल पैक्ट वरीज आईआरएस एसोसिएशन। तो है क्या कि अभी आपको बता दूं कि जो जीएसटी में समझौता हुआ है केंद्र और राज्यों के बीच, तो उसमें ये कह दिया गया है कि जो 1.5 करोड़ से कम के व्यापार वाले व्यापारी हैं, यानी कि ऐसे व्यापारी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो उनमें जो जीएसटी का प्रशासनिक अधिकार होगा तो 90% राज्यों के पास होगा और मात्र 10% केंद्र के पास होगा। अब आप देखिए, जो आईआरएस अधिकारी होते हैं तो केंद्र के होते हैं। ठीक, अब जब सारा का सारा जब जीएसटी का 90% का काम राज्यों को मिल जाएगा, तो वो तो राज्य सेवा के अधिकारी करेंगे। तो ये इस बात से बड़े चिंतित हैं। इनको लग रहा है कि यार हमारे पास जो इतनी सारी ताकत थी तो अब कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारी हैं, तो एक तरीके से उनके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं रह जाएगा, पूरा राज्यों का नियंत्रण हो जाएगा। तो है क्या कि अब किसी के हाथ में पहले ताकत रही हो, फिर वो चली जाए, तो उसको चिंता तो होती ही है। तो होनी ही है, आपके हाथ में कोई ताकत हो, फिर अचानक से कोई नया नियम आ जाए और उसकी वजह से आपकी ताकत चली जाए, तो आपको लगेगा कि यार ये तो हमारे साथ गलत हो गया। तो अब देखिए, वही है जो नई व्यवस्था है, तो उस हिसाब से आईआरएस लोगों को भी खुद को ढालना होगा, क्योंकि अभी तक इनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर हुआ करती थी। और कई बार तो कंपनी के या कि जो व्यापारी हुआ करते थे, तो उनके मालिकों को ये डरा धमका के भी रखते थे। और कई बार तो इसी वजह से भ्रष्टाचार भी होता था, क्योंकि डरा धमका करके कई बार पैसे भी ऐंठ लिया करते थे उनसे, रिश्वत वगैरह लिया करते थे। तो मतलब मेरा ये नहीं कहना है कि इनकी रिश्वत बंद हो जाएगी इसलिए चिंतित हैं। तो कुल मिलाकर के मतलब इनकी जो ताकत है तो वो कम हो जाएगी, इसलिए चिंतित हैं। जब ताकत कम हो जाएगी तो उसकी वजह से उन सारी चीज़ों पे भी असर पड़ेगा जो कि अभी तक ये कर रहे थे। यानी कि इनको जो अभी तक पैसा वगैरह भी मिल जाता था, डरा धमका पाते थे, तो उतना नहीं डरा धमका पाएंगे। तो मेरा जो मकसद है कहने का, वो आप गलत मत लीजिएगा कि ये लोग घूस इनकी बंद हो जाएगी इसलिए चिंतित है। ठीक है, समझ सोचिएगा। अब वो मुद्दा कुछ भी हो, लेकिन आपको ऐसा गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप यूपीएससी निकालेंगे तो हो सकता है कि आप में से भी कोई आईआरएस बने। तो इस प्रकार से आज के द हिंदू का पूरा दैनिक हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।